Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. तो आज का पहला टॉपिक लेने से पहले सबसे पहले मैं और पूरे एसपीएम टीम की तरफ से रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आप सबको ये बात तो पता होगी ही कि रतन टाटा जी इज़ नो मोर। तो उनके बारे में सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, उनके जीवन से भी सीखने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन कामयाब जीवन, बिना किसी कंट्रोवर्सी के बेदाग और सादगी वाला जीवन, फिर भी कामयाबी को और हर तरह की कामयाबी को अचीव किया उन्होंने। ये हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल लाइफ. रतन टाटा जी will always be remembered for showcasing all of us कि हाउ बिजनेस कैन बी डन विथ एथिक्स. ऐसा हम लोग को लगता है कि बिजनेस के लिए हमें बेईमानी करनी होगी, झूठ बोलना होगा, लेकिन रतन टाटा जी हैज़ लिव्ड दिस आइडिया कि हाउ बिजनेस कैन बी डन एंड वन कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन while keeping integrity intact. तो बिजनेस में तमाम अचीवमेंट्स के अलावा ही हैज़ contributed to society in several ways because of its philanthropic activities. और यही कारण है कि भारत सरकार ने उनको सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया साल 2008 में, पद्म विभूषण अवार्ड. असम सरकार ने उनको हाईएस्ट स्टेट सिविलियन अवार्ड दिया, असम वैभव अवार्ड फॉर द ईयर 2021. एक बार फिर से रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि मेरे और पूरे एसपीएम टीम की तरफ से. चलिए अब आज का पहला टॉपिक लेते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेगमेंट. क्या होता है राइस फोर्टिफिकेशन? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने डिफाइन किया है कि अगर हम राइस में कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और ऐड कर दें, डेलिबरेटली इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ सम एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटू राइस, तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा राइस फोर्टिफिकेशन. और राइस फोर्टिफिकेशन का कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हेल्थ के ऊपर, इसका ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है. राइस जो है वो मेनली माना जाता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. थोड़ा बहुत उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, बट मेनली इट इज़ कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और हमारे देश में बहुत सारे लोग राइस एक स्टेपल फूड की तरह कंज्यूम करते हैं. तो राइस से होता क्या है कि ऐसा लगता तो है कि हमारा पेट भर गया, लेकिन उससे जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिलता नहीं है, जैसे विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ये सब राइस में मिलता नहीं है. तो इस कारण से जब ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे इन फॉर्म ऑफ राइस, तो इट में लीड टू अ प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है हिडन हंगर. एक तो होता है जी, देखिए एपरेंट हंगर, साफ साफ दिखता है कि इंसान जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है क्योंकि उसको खाने पीने के लिए मिला नहीं है और वो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फ्रेल या कमज़ोर हो गया है. बट कुछ लोग का कैसा रहता है कि वो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, बट उनके बॉडी के अंदर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है हिडन हंगर. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा राइस कंज्यूम करें बट जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम ना किया जाए, तो दिस में लीड टू राइज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर. और इसी कारण से फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें भी राइस फोर्टिफिकेशन करके राइस के अंदर ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की जो एक्टिविटी है, यही है द फिनोमिना ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन विच इज यूज्ड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर. तो राइस फोर्टिफिकेशन किया कैसे जाता है?
वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं। राइस पे कोटिंग कर दी जाए एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, राइस के साथ साथ डस्ट थोड़ा सा एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ऐड कर दिया जाए। बट ये जो कोटिंग और डस्टिंग वाला मेथड है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉश करने से कोट जो है वो काफ़ी हद तक वॉश अवे हो जाता है। राइस की क्लीनिंग की हमने, पानी से धोते हैं तो वॉश अवे हो जाता है। डस्टिंग में भी यही होता है कि वॉशिंग के दौरान जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डस्ट है वो वॉश अवे हो सकता है। तो इसी कारण से जो सबसे इफेक्टिव मेथड है राइस फोर्टिफिकेशन का, उसको कहा जाता है एक्सट्रूजन मेथड। ये बेस्ट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि ये राइस लिया हमने, इस राइस को पीस करके पहले इसका फ्लोर या पाउडर बनाया, और इस राइस फ्लोर या पाउडर के साथ हमने मिक्स किया एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, विटामिन डी, ई, ए, B3 एंड ऑल एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस राइस फ्लोर के साथ ऐड किया। तो एक पाउडर सा बन गया, मिक्स्ड पाउडर सा बन गया, और फिर उस पाउडर को लेकर के वापस से एक्सट्रूड किया गया, मतलब राइस के स्ट्रक्चर में छोटे 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 पार्टिकल्स बनाए गए, एक्सट्रूडेड फोर्टिफाइड कर्नल्स। तो इन्हीं को कहा जाता है, जैसे ये ओरिजिनल राइस है इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट था, इसको पहले पाउडर में कन्वर्ट किया और फिर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया पाउडर फॉर्मेट में, और वापस से उनको पानी डाल करके, उस पाउडर में थोड़ा पानी डाल करके, और फिर छोटे 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 दाने बनाए गए और उसको हीटिंग एंड प्रेसिंग करके वापस से राइस की तरह सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया गया। इस तरीके के जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं राइस के, उसमें ओरिजिनल राइस के कंटेंट तो हैं ही, साथ ही एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। और इस तरीके के जो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं राइस के, उन्हीं को कहा जाता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनकी सेल्फ लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है, 12 महीनों तक ये खराब नहीं होते, अच्छे खासे टाइम तक ये अननेसेसरी मॉइस्चर नहीं पकड़ते। तो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स आर मिक्स्ड विथ देन रेगुलर राइस। तो देखिए, ये हमने राइस लिया, उसको राइस पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए, और फिर उनको वापस से फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स बनाया। अब ये सीधा सीधा कंज्यूम करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको सीधा सीधा ये वाला राइस जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स है, इसको सीधा सीधा कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या किया जाता है कि ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं, उसको मिक्स किया जाता है फिर होल राइस ग्रेन से, जो ओरिजिनल राइस ग्रेन था उसके साथ मिक्स किया जाता है। नॉर्मली 0.5% से लेकर के 2% तक की ब्लेंडिंग की जाती है ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स विथ द होल राइस ग्रेन इन ऑर्डर टू मेक अ फोर्टिफाइड राइस पैकेज। तो 0.5% से लेकर के 2% तक का रेशियो हो सकता है, बट भारत के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से 1 kg राइस में 10 ग्राम ही फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मिलाने चाहिए, मतलब 1% के आसपास हमारे यहाँ पे मिक्सचर किया जाता है FRK का विथ द होल राइस ग्रेन इन ऑर्डर टू मेक फोर्टिफाइड राइस। और इस तरीके के जो फोर्टिफाइड राइस फिर मार्केट में बिकते हैं, वो जो है फिर उस पे लिखा भी रहता है, साइन भी होता है, फोर्टिफाइड राइस प्लस साइन आइडेंटिफाइड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अक्सर जब आप राइस खरीदने जाएं तो आप उसके पैकेट पे देखें कि ये फोर्टिफाइड राइस है कि नहीं, तो उस पर प्लस साइन सा रहता है, और फिर इंपॉर्टेंट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो उसमें ऐड किए हुए हैं वो भी वहाँ मेंशन किए रहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो आप राइस खरीद रहे हैं वो एक नॉर्मल राइस ग्रेन है या फोर्टिफाइड राइस ग्रेन है। फोर्टिफाइड राइस ग्रेन जो होता है, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुक करने के लिए कोई अलग से प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। इट कैन बी क्लीन्ड, वॉश्ड एंड कुक्ड इन नॉर्मल वे। अब करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन, उसमें जहां जहां पे भी राइस डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है वहां पे फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा टिल दिसंबर 2028। उसके बाद फिर आगे एक्सटेंड करना होगा तो करेंगे। दैट इज द करंट न्यूज़।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Nobel Prize in Chemistry. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. साल 2024 के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है 3 साइंटिस्ट्स को इन जॉइंट फॉर्म. साइंटिस्ट डेविड बेकर एंड डेमिस हैसेबिस एंड जॉन जम्पर को. तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि साइंटिस्ट्स के नाम इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि इस साल का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किस चीज के डेवलपमेंट के लिए, किस टेक्नोलॉजी या आइडिया के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है. तो देखते हैं इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या डेवलप किया है. डेविड बेकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने सॉफ्टवेयर्स की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया है या उनको डेवलप किया है जिनकी मदद से नए प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं. तो ही हैज डिजाइंड न्यू प्रोटीन molecules with help of software, and he has also upgraded या refined the structure of those proteins to make them more effective. प्रोटीन मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स या मेडिसिन के फॉर्मेट में भी जिनको दिया जा सकता है को कहा गया प्रोटीन. तो डेविड बेकर साहब ने सॉफ्टवेयर्स की मदद से प्रोटीन डिजाइनिंग की है, जिस कारण से वो प्रोटीन डिजाइनिंग जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक हो गई और सॉफ्टवेयर्स की मदद से उन प्रोटीन की डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट भी लाया है, रिफाइनमेंट इन देयर स्ट्रक्चर टू मेक देम मोर इफेक्टिव. डेविड बेकर हैज यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोटीन डिजाइनिंग एंड इंप्रूविंग इट्स स्ट्रक्चर. वहीं अगर बात की जाए डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जम्पर की, तो इन लोगों ने डेवलप किया है अल्फा फोल्ड 2. अल्फा फोल्ड 2 एक एआई बेस्ड टूल है जो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता है. यह मॉलिक्यूल का इस तरीके का स्ट्रक्चर है. तो इससे होता क्या है कि लाखों लाखों मॉलिक्यूल्स को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टडीड, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड, एंड देन इट्स efficacy in the form of medicine could be understood in a very short span of time. इन्होंने AlphaFold नाम का AI टूल डेवलप किया है which can be used to study the structure of the molecules, 3D structure of the molecules. इन्होंने AlphaFold का आइडिया डेवलप किया, फिर AlphaFold को ओवरऑल उसको आप कह सकते हैं कॉमर्शियल लेवल पे या लार्जर स्केल में टेक्नोलॉजिकल लेवल पे डेवलप किया. एक AI बेस्ड कंपनी है डीप माइंड. इन लोगों ने वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया अल्फाफोल्ड का. तो डेविड बेकर साहब ने स्ट्रक्चर डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से नए प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर में रिफाइनमेंट किया जा सकता है. और इन लोगों ने एआई बेस्ड टूल बनाया अल्फाफोल्ड 2, जिसकी मदद से किसी भी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है. तो ऐसा कुछ काम करता है अल्फाफोल्ड. जैसा कि मैंने आपको कहा, इट्स एन एआई टूल टू प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर. इट वर्क्स ऑन इनपुट आउटपुट मॉडल. तो एक तरफ से हम वो मॉलिक्यूल डालते हैं और दूसरे तरफ से उसका का पूरा 3D स्ट्रक्चर बन करके हमारे सामने आ जाता है, जिसकी मदद से हम उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी एफिकेसी हमारे ऊपर क्या होगी इफ वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन. अल्फाफोल्ड के डिस्कशन के ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर 2 साल पे पब्लिश की जाती है बाय एन इंटरनेशनल एनजीओ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF. ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है पब्लिश करता है WWF इन कोलैबोरेशन विद जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. तो मेनली पब्लिश करता है ये रिपोर्ट WWF, बट उसके लिए एक इंडेक्स या सारा का सारा स्टडी या रिपोर्ट देता है ZSL, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. करंट न्यूज यही है कि WWF ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2024 रिलीज कर दिया है. और इस रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट वाला लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आया था साल 2022 में, अब आया है फिर से 2024 में. इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से 1970 से लेकर के 2020 तक 50 सालों में
वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% तक डिक्लाइन हो गई है अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो मैमल्स हों, चाहे वाटर में रहने वाले एनिमल्स हों, हर तरह की अगर स्पीसीज को अगर कंबाइंड तरीके से स्टडी किया जाए तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड बाय 73% इन 50 years फ्रॉम 1970 टू 2020। ये रिपोर्ट जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, इट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडेक्स विच हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। उस इंडेक्स का नाम है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, और इस लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए 35,000 पॉपुलेशन को स्टडी किया जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने अक्रॉस 5,495 स्पीसीज। तो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन देता है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, और WWF फिर उसके बेसिस पे एक पूरा रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें सजेशंस वगैरह भी होते हैं। तो इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में मेन कॉज बिहाइंड डिक्लाइन बताया गया है, ऑफ कोर्स हैबिटेट लॉस फॉर द वाइल्ड लाइफ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेसिव स्पीसीज का आना, डिजीजेज एंड ऑल। और रिकमेंड किया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ने कि हमें वर्ल्ड कंट्रीज को एक कलेक्टिव एफर्ट लेना चाहिए नेक्स्ट 5 years में in order to tackle the problem of degrading a declining wildlife population। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये भी कहता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज आर नॉट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दे आर इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस, एंड दैट इज वाई वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू टैकल देम साइमल्टेनियसली। अगर हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे, हैबिटेट लॉस होता जाएगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता जाएगा, so that will lead to climate change also, at the same time it will lead to decline in biodiversity also. So these are interconnected crises that world countries are facing, and for that reason they need to come together and plan a collective approach to deal with these problems। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू क्या चीज होती है, मैं तो बेसिक इकोनॉमी की क्लास में आपको बताता हूँ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है 6 मेंबर्स की, जिसको बनाया गया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इसको अमेंड किया गया इन साल 2015। राइट, ये बातें आपको याद आ रही होंगी। आरबीआई एक्ट 1934 की मदद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, 6 मेंबर कमेटी। इसमें से 3 सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। ये मिल करके फिर फैसला करते हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में बदलाव किए जाए। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी मैं आपको बता चुका हूं क्लास में। कुछ होते हैं क्वालिटेटिव जो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव जो ओवरऑल इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, जिसमें पैसे का सप्लाई ओवरऑल बढ़ाया घटाया जा सकता है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेशियोज लाइक सीआरआर, एसएलआर, एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाइक रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एंड थ्रू क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज ओवरऑल आरबीआई कैन अडॉप्ट एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। 6 लोगों की बॉडी होती है जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो मिल करके इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में बदलाव करती है ताकि इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लाया जा सके। अगर हाई इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, लो इन्फ्लेशन लो ग्रोथ का सिचुएशन है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आई होप यू रिमेंबर दैट। फिर जो भी फैसले होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो वोटिंग के बेसिस पे होते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स होता है वही माना जाता है। एंड इन केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर हैज अल्टीमेट डिसाइडिंग वोट। आई होप आपको ये भी बात याद होगी, मैंने क्लास में बताया है कि 2016 से पहले जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, उसके पहले पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई के गवर्नर अकेले किया करते थे। लेकिन 2016 के बाद से जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है, ये 6 लोगों की बॉडी मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। One more thing I hope you remember from our class discussion कि monetary policy review is done every second month। तो हर सेकेंड मंथ पे होता है। पिछला हुआ था अगस्त महीने में, तो अब भी मैंने कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उसके पहले जून में हुआ था, तब भी मैंने कवर किया था। तो हर 2 महीने पे मैं कवर करता हूँ और ये बातें आपको याद दिलाता हूँ ताकि रिवीजन होता रहे। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। आरबीआई ने हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की है
और उन्होंने फैसला किया है कि जो तमाम रेट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट दैट इज रेपो रेट, जिसको कहा जाता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, उसको एज इट इज रखा जाएगा। तो रेपो रेट हैज बीन केप्ट एट 6.5%। सो दिस इज नाउ 10th consecutive रिव्यू जहां पे रेट्स को नहीं बदला गया है। सो सिंस अप्रैल 2023 मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैव नॉट बीन चेंज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ये जो 6 मेंबर की कमिटी थी उसमें से 5 मेंबर्स ने फैसला किया कि रेट्स को ना बदला जाए, एक मेंबर ने वोट किया था कि रेट्स को बदला जाना चाहिए। तो द डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय 5 out of 6 मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। क्यों रेट्स को नहीं बदला गया है? क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ अभी दोनों बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, तो उसमें अननेसेसरी चेंजेस की जरूरत नहीं है, ऐसा आरबीआई के गवर्नर ने कहा इन प्रेस रिलीज आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। देखिए, अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए या सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको 4 ± 2% में रखना मेन लक्ष्य है आरबीआई का एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, तो रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 2 महीनों में 4.7 4.6 के आसपास रहा है, विच इज विद इन द डिजायर्ड बैंड रेंज। इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 7.2%, विच इज अ डिसेंट वन। सो व्हाई वी नीड टू चेंज द पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट्स, जब inflation and growth are evenly poised. So that is why RBI has decided not to alter the monetary policy rates. आपको क्लास में मैं ये भी सिखाता हूँ कि कौन सा रेट ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा विद द डिस्कशन आई टोल्ड यू कि रेपो रेट की तुलना में रिवर्स रेपो रेट कम होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में होता है एचडीएफ रेट। रेपो रेट से ऊंचा होता है, ऊपर होता है बैंक रेट, बैंक रेट के बराबर होता है एमएसएफ रेट। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें एक बार दिख जाएंगी, और मौजूदा टाइम में सीआरआर कितना चल रहा है, एसएलआर कितना चल रहा है, वो भी देख लेंगे। तो एक बार वो सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा कन्विक्शन आ जाएगा। अब यूपीएससी ने इस साल जो मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें जीएस पेपर 3 में ये प्रश्न पूछा था कि फूड इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण है भारत के अंदर, और फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई कितनी इफेक्टिव रहेगी। फूड इन्फ्लेशन के पीछे का कारण मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है मेनली। अगर फूड ग्रेन टाइम पे नहीं प्रोड्यूस हुआ, बारिश हो गई, खराब हो गई, तो फिर वो डिसरप्शन हो जाता है, तो फूड बेस्ड इन्फ्लेशन आ जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा फूड बेस्ड इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकती, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मेनली टैकल कर पाती है। चीज़ों का डिमांड कम है तो पैसे का सप्लाई बढ़ा दीजिए, तो डिमांड बढ़ जाता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो पैसे का सप्लाई घटा दीजिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपना लीजिए, तो डिमांड घट जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। बट जहाँ पे सप्लाई साइड के ही रिस्ट्रिक्शंस हो, जहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे आप कितना भी पैसा दे दें या रिड्यूस कर लें, वो इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स अगर हों, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हों, तो by contractionary या expansionary policy you are not going to address that। तो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है, डिमांड साइड की नहीं। इसी कारण से फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। फूड इन्फ्लेशन को अगर टैकल करना है तो हमें एक्सपोर्ट्स को कट डाउन करना होगा ऑफ दोज फूड ग्रेन्स जिनके कारण इन्फ्लेशन आ रहा है, या फिर बफर स्टॉक जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं, एफसीआई या नाफेड, उनको जैसे राइस के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है तो राइस थोड़ा सा अपने बफर स्टॉक से निकाल करके मार्केट में रिलीज कर दें। इस तरीके से फूड बेस्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे फिस्कल इंटरवेंशंस कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तभी जाकर के फूड बेस्ड इन्फ्लेशन टैकल हो सकता है। ये इस सवाल का जवाब होगा। I just hope you have understood. Just try writing answer on your own. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इससे संबंधित ये बस दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बुल एंड बियर मार्केट में चीजें उल्टी की गई हैं। बियर मार्केट पेसिमिस्टिक होता है, बुल मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होता है। अटल पेंशन योजना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल था ये सवाल। गिग इकोनॉमी में अगेन
द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेम बेनिफिट कहाँ मिलता है गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता एज कम्पेयर टू फुल टाइम एम्प्लॉयज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।